एवरीवन, तो आज मैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। अब टोटल 188 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 84 क्वेश्चन है और सेक्शन डी में 40 क्वेश्चन है। आई थिंक सेक्शन सी में 83 क्वेश्चन है। सेक्शन सी 83 क्वेश्चन है। तो टोटल 188 क्वेश्चन करेंगे। तो आज सिर्फ सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, मतलब कि 25 क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स गो। Question number 1. Melting of DNA at 94 degrees centigrade is due to breakdown of option number 1 glycosidic bond, option number 2 phosphodiester bond, option number 3 disulfide bond, option number 4 hydrogen bonds. अब 94 डिग्री सेंटीग्रेड कहा है, इसका मतलब कि डीनेचुरेशन की बात कर रहा है। अब डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड आपस में से अलग हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, बीच वाला बॉन्ड टूटेगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Now question number 2, which of the following would be used to link antibiotic resistance gene with plasmid vector? अब क्वेश्चन में पूछा है कि यूज टू लिंक मतलब जुड़ने में कौन हेल्प करता है। तो जुड़ने में हेल्प करता है डीएनए लाइगेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 3, plasmids are suitable vector for gene cloning because they alter the pH of host chromosomal DNA. नहीं। ऑप्शन नंबर 2 are never resistant to antibiotics. नहीं, एंटीबायोटिक्स नेवर कहा है ना, मतलब बट होता है ना वेक्टर में, प्लाज्मिड में, क्योंकि प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होता है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में कहा है कि आर इनकम्प्लीट आरएनए मॉलिक्यूल, नो। ऑप्शन नंबर 4 आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद देयर ओन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लाज्मिड हमें पता है कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है विद देयर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, खुद का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, EcoR1 recognizes the palindrome 5' GAATTC3'. How many fragments are obtained upon digesting PBr322 with SAL1? अब PBr322 एक वेक्टर है, मतलब कि सर्कुलर एक वेक्टर है विथ SAL1। अब PBr322 में SAL1 का रिकॉग्नाइजेशन साइट एक ही प्रेजेंट है ना, तो जब डाइजेस्ट करेगा तो एक साइड में कट करेगा। इसका मतलब कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे, 1 मिलेंगे, क्योंकि सर्कुलर है। अगर एक जगह पर कट किया तो एक धागा टाइप का मिलेगा ना, तो एक फ्रैगमेंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, match column 1 and column 2 and choose the correct option. Column 1 selectable marker, blunt ends, chilled ethanol, plasmid. अब chilled ethanol तो डीएनए प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है, तो सी तो होगा 1। नाउ blunt ends मतलब कि SMAR1, क्योंकि SMAR1 एंडोन्यूक्लियस है। और सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल, प्लाज्मिड ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 में कहा है ए होगा 2, बट सिलेक्टेबल मार्कर इज 3 ना, तो ए होगा 3। अब ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 में ए का आंसर 3 दिया हुआ है, बट ब्लंट एंड्स क्या होगा, ब्लंट एंड्स 2 होगा, तो बी होगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में होगा, 4 कैंसिल हो गया। अब सी कहा है 4 और 1, बट सी चिल्ड इथानॉल है, तो चिल्ड इथानॉल होगा डीएनए प्रेसिपिटेशन मतलब 1, तो सी होगा 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, read statement A and statement B, select the correct option given below. Statement A, DNA is a hydrophilic molecule, thus it cannot pass through cell membrane. स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, बिकॉज हमें पता है कि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, सो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। स्टेटमेंट बी, इलेक्ट्रोपोरेशन क्रिएट्स ट्रांजिस्ट माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन मेकिंग एंट्री ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल इजियर। स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, क्योंकि ये सीधा बुक्स में भी लिखा है कि इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट होता है, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स क्रिएट होता है, उसके अंदर से डीएनए मॉलिक्यूल इजीली एंटर कर सकता है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
Now question number 7. Tumor inducing plasmid delivers a piece of DNA known as tDNA to transform. इसको डाइकोट प्लांट्स आंसर होगा. क्यों? क्योंकि tDNA किसका पार्ट है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम का पार्ट है. बट पूछा है कि ट्रांसफॉर्म किस में किया जाता है, किस में ट्रांसफर होता है. तो होता तो है प्लांट में, डाइकोट प्लांट में होता है. तो ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट आंसर. Now question number 8. The intercalating agent that stuck between base pairs of DNA and helps in visualizing them under UV light is इथेरियम ब्रोमाइड. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमें पता है कि यूवी लाइट के अंडर देखने से पहले उसको स्टेन किया जाता है किससे? इथेरियम ब्रोमाइड से. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Fragments of DNA formed after treatment with endonuclease like BAM-H1 are separated by technique called. तो fragments of DNA formed after treatment with endonuclease like BAM-H1 are separated by technique called. तो किससे मतलब कि अलग किया जाता है सेगमेंट को? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Now question number 10. Stirred tank bioreactor has been designed for. Option number 1, formation of the substrate. Option number 2, ensuring anaerobic conditions in culture vessels. Option number 3, addition of preservatives to the product. Option number 4, increasing availability of oxygen throughout the process. तो ऑप्शन नंबर 4 होगा ना, क्योंकि स्टीयर्ड टैंक मतलब क्या है? स्टीयर्ड टैंक मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ऑक्सीजन हर जगह पहुंच जाए, इसके लिए ये बायोरिएक्टर यूज किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Now, absence of beta-galactosidase activity in recombinant PUC8 is observed in blue colonies. अब ब्लू कॉलोनीज तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज एब्सेंट कहा है, मतलब कि प्रेजेंट नहीं है. तो बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर एब्सेंट होगा तो फिर ब्लू कॉलोनीज तो नहीं मिलेगा, व्हाइट कॉलोनीज मिलेगा. तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 तो पहले कैंसिल हो गया. नाउ 3 में कहा है कि व्हाइट कॉलोनीज विथ इंटैक्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एंड 4 में कहा है कि इनएक्टिव एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. अब क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज लैग जेड में प्रेजेंट होता है. अब लैग जेड में बीटा गैलेक्टोसिडेज एब्सेंट है, इसका मतलब लैग जेड में क्या हुआ है? मतलब कि फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया है लैग जेड पोर्शन में. इसका मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो इंटैक्ट ही रहेगा, इनएक्टिव तो नहीं होगा ना. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. इन ऑब्जर्व्ड इन व्हाइट कॉलोनीज विथ इंटैक्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. PCR technique using TAC enables directly the इसमें आंसर लिखना है of billions of copies of an original piece of BV आंसर लिखना है in a tube within minutes. Select the option which fills the blank correctly. Okay, तो PCR मतलब amplification of DNA. तो ऑप्शन नंबर 1 सिंथेसिस एंड आरएनए नहीं होगा. आरएनए का तो आरएनए, बट पीसीआर टेक्निक कहा है ना, टैक एनाबल्स डायरेक्टली. तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ए में एम्प्लीफिकेशन होगा एंड बी में होगा डीएनए. तो पीसीआर टेक्निक यूजिंग टैक एनाबल्स डायरेक्टली द एम्प्लीफिकेशन ऑफ बाय बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ एन ओरिजिनल पीस ऑफ डीएनए इन ए ट्यूब विद इन मिनट. सिलेक्ट ओके. ना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा ना. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टिपिकल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1, डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव टुवर्ड्स एनोड बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज. नो, बिकॉज हमें पता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. तो ऑप्शन नंबर 2 में कहा है कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑकर्स ड्यू टू सिविंग इफेक्ट. ये सिविंग इफेक्ट ये करेक्ट है, क्योंकि एग्रोस जेल जो पॉलीमराइज कंडीशन में रहता है तो सिविंग इफेक्ट शो करते हैं, उसकी वजह से डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 3 में कहा है कि लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट मूव फास्टर. नो, बिकॉज हमें पता है कि फ्रैगमेंट जितना स्मॉल होगा उतना फास्ट भागेगा. नाउ ऑप्शन नंबर 4, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड अंडर स्टेनिंग विद ब्रोमो इथेनिन ग्रीन लाइट. नो, ग्रीन लाइट तो नहीं होगा ना, यूवी लाइट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14.
amplification of gene of interest by using PCR for 30 cycles may go up to. अब एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि अगर 30 साइकिल करेंगे पीसीआर में तो 1 बिलियन टाइम्स होगा. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर. Now, question number 15. Thermostable enzyme TAC and PFU isolated from thermophilic bacteria are. तो TAC polymerase होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 DNA polymerase होगा. Now, question number 16. Read the statement A and B and choose the correct option. Statement A. Agrobacterium tumefacium causes crown gall in dicot. Agrobacterium tumefacium causes ground gall in डाइकॉट्स. हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है. स्टेटमेंट बी, एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेशियंस एंटर्स द होस्ट थ्रू ओन्ड एंड इंजरीज इन सर्टेन प्लांट्स. तो ये भी करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट ना. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. Now question number 17. The correct order of step in polymerase chain reaction that is PCR is. The first stage step क्या होता है? Denaturation. Second aniline and third extension. तो option number 4 is the correct answer. Question number 18. While constructing the first recombinant DNA molecule, Stanley Cohen and Herbert Boyer isolated plasmid from. तो आइसोलेटेड प्लाज्मिड फ्रॉम हमें तो पता है कि सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होगा. वाइल वी एक्टेड एज होस्ट फॉर द रिकॉम्बिनेंट. तो ई कोला रिकॉम्बिनेंट होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच गिव्स करेक्ट नेम फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. तो इन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा तो हमें पता है कि जो एंजाइम होता है ना, उसका फर्स्ट वर्ड होता है कि जिनास रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड 2 स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करता है उसका जो स्पीसीज है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो हीमोफाइलस का एच, इन्फ्लुएंजा का IN. तो हिंट 3 होगा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. एक्सट्रैक्शंस ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स फ्रॉम एग्रोस जेल इज नोन एज इल्यूशन. ये इजी था. 21. If we want to recover more copies of target DNA, then it should be cloned in a vector having हमें अगर चाहिए कि बहुत सारा, मतलब if we want to recover more copies, बहुत सारे कॉपीज चाहिए टारगेट DNA का, तो कौन से वेक्टर में हमें इसको इंसर्ट करना पड़ेगा ना. ऑप्शन नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स. नो, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर्स जितने कम होंगे उतने अच्छे होगा, मतलब कि वो वेक्टर ज्यादा अच्छा होगा. ऑप्शन नंबर 2, लार्ज नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट. नो, क्लोनिंग साइट भी मिनिमम 1 ही होना चाहिए. अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मेनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. नो, एंड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर. यस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 22. Select the incorrect match with respect to the cell and cell wall membrane degrading enzyme. तो ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट कहा है, काइटिनेज सही है. बैक्टीरिया कहा है, लाइसोजाइम ये भी सही है. प्लांट सेल सेलुलेज सही है. एनिमल सेल RNS क्यों होगा? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पूछा है ना. अब एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं रहता, सेल मेम्ब्रेन रहता है. अब सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेज होगा. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ये इनकरेक्ट है, तो ये चूज करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि इन व्हिच of the following scenario one cannot distinguish between recombinant and non-recombinant cell. तो ऑप्शन नंबर 1, when foreign DNA is inserted at cell 1 recognition site in PBR322. तो अब ये समझने के लिए हमें PBR322 के जो स्ट्रक्चर है वो मालूम होना चाहिए. नाउ इसी पोर्शन में 25 क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इससे समझेंगे ना. देखो, फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि व्हेन फॉरेन DNA इज इंसर्टेड एट सेल 1 रिकॉग्नाइजेशन साइट इन PBR322. तो सेल 1 मतलब कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में अगर इंसर्ट करेंगे तो फिर क्या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है. अब देखो, अगर सेल 1 में इंसर्ट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो इनएक्टिव हो जाएगा. अब अगर इस वेक्टर को हम टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो फिर ये वेक्टर तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो नहीं है इसमें अब प्रेजेंट. DNA इंसर्ट किया है इसलिए.
तो क्या होगा, ये तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हम समझ सकते हैं इजीली कि ये रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट है मतलब कि डीएनए इंसर्ट किया है, इसलिए रेजिस्टेंट जीन खत्म हो गया, तो इसलिए ये सरवाइव नहीं कर पाया, तो ये हम समझ सकते हैं। वैसे ही अगर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में भी इंसर्ट करेंगे तो भी हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि PVU1 में अगर डीएनए को इंसर्ट करे या फिर PST1 में इंसर्ट करे तो हम समझ जाएंगे कि रिकॉम्बिनेंट है। वैसे ही BAMH1 में और SAL1 में। बट अगर हम CL1 में इंसर्ट करें डीएनए को या फिर PVU2 में करें और इधर F में प्रेजेंट होगा, C में प्रेजेंट होगा EcoR1, तो इसमें C और F में भी अगर हम इंसर्ट करें तो हमें नहीं पता चलेगा ना। तो मेन पॉइंट क्या है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में इंसर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इस चारों में से किसी एक में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा है कि व्हेन फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड एट SAL1 रिकॉग्नाइजेशन साइट इन PBR322, तो इसका मतलब हम कर पाएंगे क्योंकि SAL1 में इंसर्ट किया है, तो हम रिकॉम्बिनेंट पहचान पाएंगे। हमें पूछा है कि कैन नॉट डिस्टिंग्विश, तो वो ऑप्शन हमें पूछा है कि जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। इन PBR322 ए फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड एट HindIII रिकॉग्नाइजेशन साइट। अब HindIII ना इधर एफ में प्रेजेंट होता है HindIII, तो HindIII में अगर हम इंसर्ट करेंगे तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 3 में पूछा है कि बोला है कि व्हेन रिकॉम्बिनेंट PBR322 was created by inserting foreign DNA at PVU1 recognition site. Yes, PVU1 कौन से पोर्शन में है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 रिकॉम्बिनेंट PBR322 which was introduced in cell carries foreign DNA at PST1 recognition site. तो ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट पूछा था, मतलब कि कौन सा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1, इन ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस ब्लू कॉलोनीज ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज। ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 2, ट्रांसफॉर्मेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड बोथ रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखो ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन में क्या होता है, ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन में रिकॉम्बिनेंस प्रोड्यूस होता है ब्लू कॉलोनीज ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज। अब स्टेटमेंट 2 में पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड बोथ रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ना। स्टेटमेंट 2 में तो सही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स होता है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज होगा, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नो, ये तो गलत हो गया। ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। हाँ, ये सही है क्योंकि 1 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Now question number 25. The figure below is the diagrammatic representation of the E. coli vector PBR322. Which of the following given option correctly identifies its certain components? Okay. तो हमें तो पता है कि A पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, B पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, E पर होगा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, D पर होगा आरओपी प्रोटीन को कोड्स करता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, F में होगा HindIII एंड C में होगा EcoR1। नाउ ऑप्शन 1 में कहा है कि A कोड्स फॉर द एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, नो, ये तो गलत हो गया क्योंकि A पर होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन, तो ये गलत है। 2 कहा है कि D डिटरमाइंस द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। D पर आरओपी, नो, ये तो गलत हो गया क्योंकि आरओपी कोड्स फॉर प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो ये गलत हो गया। 3 पे बोला है कि डाइजेस्टिंग द प्लाज्मिड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग C मतलब कि EcoR1
एज रिकॉग्नाइजेशन साइट विल जनरेट स्टिकी एंड्स। हाँ, ये सही है क्योंकि इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब कि स्टिकीन्स कौन करता है? स्टिकीन्स मतलब कि जो डीएनए फ्रैगमेंट को मिडिल से नहीं कट करता, थोड़ा मिडिल सेंटर से थोड़ा दूर कट करता है। तो सेंटर से थोड़ा दूर कट करेगा तो फिर स्टिकीन्स बनाएगा। इको R1 स्टिकीन्स बनाता है और SMAV1 ये ब्लंट इंड्स बनाता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा क्योंकि सी पर कौन है? इको R1 प्रेजेंट है और इको R1 स्टिकीन्स बनाएगा अगर कट करेगा। तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में कहा है कि इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन पी विल मेक द रिकॉम्बिनेंट्स रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन। अगर बी में हम डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर रिकॉम्बिनेंस रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन। इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन बी विल मेक द रिकॉम्बिनेंट्स रेजिस्टेंट। तो नो, रेजिस्टेंट कहा है ना, तो ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। अगर डीएनए को हम इंसर्ट नहीं किया अभी भी तो फिर ये रेजिस्टेंट है। अगर डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट आंसर। तो सेक्शन ए का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी का 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे।